नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम चुनाव 2024 में एक साल से भी कम समय बचा है। कांग्रेस और भाजपा अपनी सदी हुई रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की रणनीति तैयार करने के लिए करीब 26 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के सोमवार से बेंगलुरु में 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र में भाग लेने की संभावना है। पीटीआई के अनुसार 8 दल जो पटना में पहली विपक्षी बैठक का हिस्सा नहीं थे, वो बेंगलुरु में आज सोमवार के विचार विमर्श में शामिल होंगे। बेंगलुरु में ये बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी। आम आदमी पार्टी ने भी रविवार को इस बैठक में शामिल होने की बात कही। इससे पहले पटना में हुई बैठक में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से बाकी दलों के मतभेद होने की खबरें आई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों की कोशिश रहेगी कि सीटों की शेयरिंग पर बात बन सके और साथ ही बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए ग्रुप का कोई नाम न रखा जा सके। हालांकि विपक्षी जुटान को एक नाम देने की वकालत करने वालों का कहना है कि नाम देने से प्रारूप समझ आएगा और ये दिखेगा कि एक मकसद के तहत काम हो रहा है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक से पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज 17 जुलाई की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वो कल 18 जुलाई को अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। एनसीपी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। एनसीपी ने ट्वीट कर बताया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दलों की एकता की आखिर जरूरत क्या है और वो क्यों एकजुट हो रहे हैं, इस सवाल का जवाब विपक्षी दलों की बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक अधिकारों व हमारे संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। इसके साथ ही उन खबरों का खंडन किया गया कि वरिष्ठ नेता आज नहीं बल्कि कल शामिल होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ किया कि विपक्षी दलों की बैठक कल यानी मंगलवार सुबह शुरू हो रही है और आज रात्रि भोज है। जयराम रमेश ने कहा कि 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भोज दिया है, लेकिन बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि कल शाम 4 बजे सभी 26 दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विपक्षी दलों की दूसरी महाबैठक को लेकर जेपी नड्डा ने रविवार को तंज करते हुए यूपीए का मतलब बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपनी वंशवादी राजनीति को बचाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का मतलब है उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का प्रस्तावित गठबंधन देशभक्ति, लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं है, बल्कि वंश संरक्षण गठबंधन है। बेंगलुरु विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस नेता ईश्वर खंडरे ने दावा किया है कि महागठबंधन जीतेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी का कर्नाटक से सफाया हो गया, उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में देश से भी उसका सफाया हो जाएगा। महागठबंधन जीतेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि विपक्ष की बैठक 2024 की दिशा बदल देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में हरियाणा के गोहाना में मदीना गांव पहुंचे थे। इस गांव में राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की थी। इसका एक वीडियो अब जारी किया गया है। इस वीडियो में खेत में चारपाई पर बैठे राहुल गांधी महिलाओं के साथ दिखाई देते हैं। महिलाएं राहुल गांधी को खाना खाने के लिए देती हैं। राहुल महिलाओं से कई सवाल पूछते हैं। फिर महिलाएं कहती हैं, आप हमारे बारे में तो पूछ रहे हो, अपने बारे में तो बताइए। राहुल गांधी जवाब देते हैं, मैं दिल्ली का हूँ। इस पर महिलाएं कहती हैं कि फिर हमें भी दिल्ली एक बार दिखा दो, अपना घर। इस पर मुस्कुराकर राहुल गांधी कहते हैं, मेरा तो घर ही नहीं है, मेरा तो सरकार ने घर ले लिया। फिर बाद में राहुल गांधी महिलाओं की बातचीत फोन पर अपनी बहन प्रियंका गांधी से कराते हैं। प्रियंका से राहुल कहते हैं, यहाँ 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आकर खाना खाना चाहती हैं। मैंने सबसे कह दिया है कि आ रहे हैं। फिर प्रियंका कहती हैं, कोई भी तारीख बोल दो और ले आओ। वीडियो के अंत में महिलाएं बसों में नाचती गाती हुई इंडिया गेट होते हुए प्रियंका गांधी के घर में दिखी। ये महिलाएं साथ में खाना खाती हैं, सोनिया गांधी के साथ डांस करती हैं और प्रियंका गांधी के साथ गले मिलते हुए दिखाई देती हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता का बेटा राज्य के दतिया जिले में एक लड़की से गैंगरेप और उसकी नाबालिग बहन का यौन उत्पीड़न करने के 4 आरोपियों में एक है। लड़की के परिजनों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इलाका है, जो दतिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलिस ने बताया है कि दोनों बहनों में से एक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, शिकायतकर्ता ने एफआईआर में कहा है कि उसे और उसकी बड़ी बहन का 4 लोगों ने अपहरण कर लिया था। आरोपी उन्हें एक घर में ले गए जहां उन्होंने उसकी बड़ी बहन के साथ रेप किया। महिला की छोटी बहन ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बता दें, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये मामला राजनीतिक रूप ले सकता है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र कुमार अगम ने ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट से पोस्टर शेयर किया है जिसमें भाजपा नेता की फोटो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है। हालांकि खुद भाजपा नेता का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी उनका बेटा है, लेकिन और भी कई लोगों ने भाजपा नेता के फोटो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और सीएम के साथ शेयर किए हैं। राजस्थान के जोधपुर में 17 साल की दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि घटना 16 जुलाई की है। अभियुक्तों के नाम समुंदर सिंह, धर्मपाल सिंह और भट्टम सिंह है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने लड़की के प्रेमी को पहले पीटा और फिर लड़की के साथ गैंगरेप किया। डीसीपी ने बताया कि लोकेंद्र सिंह एबीवीपी से टिकट लेने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने कहा कि अभी जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए हाल ही में किराए का कमरा लिया गया था। हालांकि एबीवीपी ने अभियुक्तों से किसी तरह के कनेक्शन होने की बात को खारिज कर दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की बात कही है और कहा है कि मामले में न्याय किया जाएगा। संसद में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के फैसले ने पंजाब में भाजपा और श्रोमणी अकाली दल को हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब यह आधिकारिक हो गया है कि आप और कांग्रेस एक ही टीम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी की स्टेपनी बन गई है और यह स्पष्ट है कि दोनों पार्टियां एक फिक्स मैच खेल रही हैं। शेरगिल ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के फैसले ने पंजाब का मजाक बनाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि कांग्रेस इस अध्यादेश के खिलाफ ना उतरे, लेकिन आलाकमान ने उनको नजरअंदाज कर दिया। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हुई, जिनमें कई को मौत की सजा सुनाई गई और हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। हालांकि इन देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बावजूद ईरान की सरकार के हिजाब को लेकर रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और ईरान सरकार ने फिर से नैतिक पुलिसिंग शुरू कर दी है। रविवार को ईरान के अधिकारियों ने घोषणा की कि एक नया अभियान लागू किया जाएगा जिसमें ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा। बता दें, करीब 10 महीने पहले ईरान में महसा अमीनी नाम की एक महिला को इसी नैतिक पुलिस ने हिजाब ना पहनने के चलते गिरफ्तार किया था और बाद में हिरासत में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। हालांकि ईरान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। चीन की अर्थव्यवस्था में 1 साल पहले लगभग स्थिर वृद्धि के बाद साल की दूसरी तिमाही में 6.3% की वृद्धि हुई है। विश्लेषकों की उम्मीदों से यह कम है, जबकि आने वाली तिमाही में गति कमजोर होने की उम्मीद जताई जा रही है। नेगेटिव खबरों के कारण जीडीपी आंकड़ा जारी होने के बाद कई चीनी शहरों में गिरावट आई है। बता दें, आने वाले महीनों में चीन की जीडीपी और धीमे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले अक्टूबर में एलन मस्क द्वारा $44 बिलियन में खरीदे जाने के बाद से ट्विटर ने अपने विज्ञापन राजस्व का लगभग आधा हिस्सा खो दिया है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी की बिक्री में जून में अपेक्षित वृद्धि नहीं देखी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जुलाई थोड़ा अधिक आशाजनक रहा। बता दें, मस्क ने लागत में कटौती की कोशिश में 2022 में ट्विटर का कार्यभार संभालने के बाद ट्विटर के 7,500 कर्मचारियों में से लगभग आधे को बर्खास्त कर दिया था। वहीं दूसरी ओर कुछ अनुमानों के अनुसार ट्विटर के प्रतिद्वंदी ऐप थ्रेड्स के अब 150 मिलियन उपयोगकर्ता हो गए। इस बीच ट्विटर भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। नकदी प्रवाह नकारात्मक बना हुआ है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।